हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन में। तो आज चलिए हम लोगों का तीसरा या चौथा वीडियो है बच्चों में। अब देखिए हम लोगों का प्रकाश का परावर्तन पूरा कंप्लीट हो चुका है, उसके सारे न्यूमेरिकल सारे खत्म हो गए। आज हम लोग बच्चों पूरा 2 ढाई घंटे फिर हो चुके हैं और हम लोग अब ये तेज चौथा वीडियो डाल रहे हैं बच्चों। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग पूरा अपवर्तन, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, पूरा हम लोग इसमें अपवर्तन को समझेंगे। इसके बाद एक दो हम लोग अपवर्तन में भी लेंस भी आता है, लेंस में जो जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अभी हम लोग देखते हैं। फिर इसके बाद हम लोग इसका न्यूमेरिकल कर लेंगे। ये 1 घंटे से कम की वीडियो होगी, सारा कुछ इसमें कंप्लीट करा देंगे। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे सीधे मानव नेत्र पे, वहाँ भी आधा घंटा की वीडियो होगी, समझ लीजिए। इसके बाद फिर आधे घंटे में पूरा थ्योरी पूरा वहाँ खत्म हो जाएगा। बस सारी चीज़ें वहाँ नोट्स वगैरह थोड़ा थोड़ा जो महत्वपूर्ण है उसको हम समझाते हुए चलेंगे। सीधे हम लोग आएंगे फिर विद्युत पर। आज बच्चों आपका पूरा हम लोग फिजिक्स को खत्म कर देंगे। कल हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे, परसों हम लोग क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे। 3 दिन में हम लोगों का पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी खत्म। फिर हम लोग पूरा मिक्स क्वेश्चन करेंगे। आज कौन सी तारीख है, आज आपकी तारीख कौन सी हो गई है, ठीक है। आज बच्चों 23 है, 23, 24, 25, 25 तारीख तक हम लोग पढ़ेंगे। 27 को आपको पेपर है और 26 तारीख को हम लोगों का पूरा रिवीजन हम लोग पेपर पूरा अंसालो कर लेंगे। ये मतलब अपना पेपर कर लेंगे, जो ये बोर्ड वाला है जो मॉडल पेपर है इसको कर लेंगे। और इसके बाद बीच में आपको अभी आपको ऑब्जेक्टिव, इसके बाद जस्ट वीडियो आपको ऑब्जेक्टिव वीडियो मिलेगी, ठीक है। उधर आगे जो जो इंपॉर्टेंट है वही हम लोग पढ़ेंगे, बाकी इधर शुरुआत, इसलिए हम लोग बेसिक से सारी चीज़ें एकदम अच्छे से पढ़ ले रहे हैं। आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर सीधे। सबसे पहले क्या देखेंगे, अपवर्तन। 27 फरवरी 70/70 हम लोगों का टारगेट है, एक भी नंबर कम नहीं। क्या क्या पढ़ना है, प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन के नियम, क्रांतिक कोण, लेंस की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति, संबंधित परिभाषाएं कौन कौन, प्रकाशीय केंद्र, फोकस फोकस दूरी, प्रतिबिंब खींचने के नियम, चिन्ह परिपाटी, रेखीय आवर्धन, क्षमता बच्चों कट चुका है, क्षमता आपके सिलेबस में नहीं है, उपयोग और न्यूमेरिकल। यहाँ से इतना चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आइए हम लोग देख लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। बहुत बार पूछा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन बहुत बार पूछा गया है। तो हम लोग सीधे अपने टॉपिक पर देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, समझिएगा अच्छे से। जैसे देखिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ हम हेडिंग बनाते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, समझिए। जैसे बच्चों ये आपका अभिलंब हो गया, ये क्या हो गया, अभिलंब। अच्छे समझिएगा, थोड़ा अच्छे समझाने की कोशिश करें। अभिलंब हो गया। अब देखिए एक माध्यम, यहाँ 2 माध्यम की बात होती है। एक माध्यम ये हो जाएगा, बस 1 मिनट में आप समझ जाएंगे। माध्यम 1 और ये बच्चों क्या होगा, माध्यम 2। माध्यम 1 माध्यम 2, 2 माध्यम हो गए हमारे। अब देखिए ये कोई माध्यम होगा, ये कोई माध्यम, मान लेते हैं हम ये विरल माध्यम हो गया। कौन सा माध्यम, विरल माध्यम। इसको अलग कलर से हम बनाने की कोशिश करते हैं, विरल माध्यम, ये हो गया, ठीक है। और ये हम मानते हैं ये हमारा कौन सा माध्यम हो गया, ये बच्चों हो गया सघन माध्यम। 2 माध्यम हो गए, एक विरल एक सघन, ठीक है। अब देखिएगा ये हमारा, मान लीजिए कोई आपतित किरण यहाँ से ऐसे आएगी, जो आने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। आने वाले क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और आने के बाद जो सीधे चली जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण, क्योंकि हम अपवर्तन पढ़ रहे हैं। तो अब समझिएगा बच्चों होता क्या है। देखिए अब आप कहेंगे सर विरल क्या होता है, पहले बता दीजिए, आपको पता भी होगा। जैसे मान लीजिए ये कोई डिब्बा हो गया, अगर इसके पास पास रहेंगे ये जो कण होंगे, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े थे, ये इसको क्या बोलेंगे, सघन। इसको हम बोलते हैं डेंसर। और बच्चों ये जो होता है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, रेरर, जिसे हम क्या बोलते हैं, विरल। मतलब जो बहुत पास पास होंगे उसे क्या बोलेंगे, सघन, और जो दूर दूर होंगे उसे क्या बोलेंगे, विरल। जैसे जहां हम लोग हवा, जैसे स्पेस है, वहां जितना चाहे अपना हाथ हिला सकते हैं, कौन सा माध्यम है, विरल। लेकिन जैसे जल हो गया, कांच हो गया, ये सब सारी चीजें क्या, लकड़ी हो गया, सब क्या है, सघन है, सघन माध्यम है, ठीक है। तो देखिए जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्यों, देखो बच्चों ये तो है आपका विरल माध्यम, जितना चाहेंगे उतना आप फैल सकते हैं। लेकिन जब आप विरल से सघन में जा रहे हैं ना, तो किरण को कैसे जाना चाहिए था, किरण को जाना चाहिए था ऐसे सीधे,
सही बात है, निकल जाएगी। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि अब विरल से सघन में जा रही है, मतलब अब कंजेस्टेड एरिया में जा रही है। अभी तक तो विरल मतलब हवा में थी, जितना चाहे उतना फैल सकती है, जहां चाहे तहां जा सकती है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। अब ये जो अभिलंब है ना, अब ये क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। क्या होगी? अभिलंब की ओर झुक जाएगी, क्योंकि इसको फैलने का जगह ही नहीं मिलेगा, क्योंकि अब सघन है, सघन मतलब कंजेस्टेड एरिया है। अब ये इधर झुक जाएगी। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो या अभिलंब की ओर झुक जाती है और या अभिलंब से दूर हटती है। तो दूर कब हटती है? जब हम लोग कंडीशन नंबर 2 बनाएंगे। दूसरी कंडीशन कौन सी है सर? बच्चों दूसरी देख लीजिए। जैसे ये अब आपका माध्यम हो जाएगा सघन। अब कौन सा माध्यम हो जाएगा? अब हो जाएगा सघन, और दूसरा क्या हो जाएगा? विरल। एक सघन एक विरल, ठीक है। अब मान लीजिए ये आपकी आपतित किरण आएगी, बिल्कुल आपतित किरण अब आई। अब इसके बाद इसको जाना कैसे चाहिए था? ऐसे सीधे से निकल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्योंकि अब तो सर सघन से विरल में जा रहा है। आप बताए थे जब विरल में जितना चाहे उतना फैल सकते, बिल्कुल। अब ये क्या होगी? अभिलंब से दूर हट जाएगी। अभिलंब तो यहाँ था ना, अब ये दूर हट जा रही है, क्योंकि अभी जितना चाहे उतना फैल सकती है। अब सघन से विरल में आ रही तो दूर हट जा रही है, और जब यहाँ विरल से सघन में जा रही थी तो अभिलंब की ओर झुक जा रही थी। समझ पा रहे हैं ना? ये इसका कंसेप्ट होता है। तो आप इसको एक साथ बोलेंगे जब कोई पूछेगा प्रकाश के अपवर्तन के नियम नहीं, अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो आप बताएंगे जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आ गया ना? एक बार फिर से सुन लेंगे। जब कोई प्रकाश की किरण क्या होता है, एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बच्चों ये सिंपल सी परिभाषा है, समझ गए ना? ये परिभाषा होती है। आप इसको चित्र को बना सकते हैं, बाकी परिभाषा पीडीएफ तो हम सब भेज दिए हैं और भेज देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपवर्तन के नियम। ये बच्चों इस साल पूछा, क्योंकि पिछले साल परावर्तन आया था ना, इस साल ये पूछा जा सकता है कि अपवर्तन के नियम बताइए। अपवर्तन के नियम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अपवर्तन के नियम समझिएगा। अपवर्तन का नियम बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं है, सेम यही चीज है। कौन सा? जो अभी आपके सामने फिगर बना हुआ है, ठीक है। तो देख लीजिएगा अपवर्तन नियम क्या होता है। आपतित किरण, और ये जो किरण आती है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं? अपवर्तित। वहां तो परावर्तन था, परावर्तित, यहाँ अपवर्तन है तो अपवर्तित। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और तथा आपतन बिंदु, ये बिंदु कौन सा होगा? आपतन बिंदु। वहां भी था और यहाँ भी है, ठीक है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तो सर सेम है, सेम परावर्तन जैसा है, बस थोड़ा सा अंतर है। वहां परावर्तित किरण थी, यहाँ अपवर्तित हो गई, बाकी चीजें सेम है, बिल्कुल सेम है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो सर नियम नंबर 2 बताइए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नियम नंबर 2 क्या है? नियम नंबर 2 सुनिएगा। देखिए, अब ये आपतित किरण अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है, कौन सा? आपतन कोण, बिल्कुल सर आप बताए हैं। अब यहाँ पर भी बच्चों एक कोण बनता है अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में आर। यहाँ भी ऐसे बनेगा आई और यहाँ भी ऐसे बनेगा आर, ठीक है। तो सर दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है किन्हीं दो माध्यमों के लिए, बच्चों पहला माध्यम ये है, दूसरा माध्यम ये है। ये माध्यम केवल एयर हो सकता है, और ये जो सघन माध्यम होता है वो जल भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है, हीरा भी हो सकता है, लकड़ी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये माध्यम हमेशा हवा ही रहेगा, क्योंकि ये विरल होता है, ठीक है। तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए, अब जो रंग यहाँ से चलेगा वो भी तो यहाँ रहेगा, थोड़ी ना होगा कि दूसरे माध्यम में जाके आपका कलर ही बदल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये जो माध्यम यहाँ होगा वही यहाँ कलर भी होगा। तो सुनिएगा, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या को बच्चों हम लोग बोलते हैं साइन। क्या बोलते हैं? साइन। और कोज्या को हम लोग बोलते हैं कॉस। क्या बोलते हैं? कॉस। और हम लोग स्पर्श ज्या को बोलते हैं स्पर्श ज्या, इसको क्या बोलते हैं? टैन। ये आपको ध्यान रखना है। ज्या बात करेंगे तो साइन, कोज्या, कॉस, स्पर्श ज्या, टैन, ठीक है। तो एक बार फिर से सुन लीजिएगा नियम। दूसरा नियम अपवर्तन का, किन्हीं दो माध्यमों के लिए
एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा, आपतन कोण मतलब आई और जा मतलब साइन, आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा, तथा अपवर्तन कोण की जा, अपवर्तन कोण मतलब क्या होता है, अपवर्तन कोण मतलब होता है आर और जा मतलब क्या होता है साइन, आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। यही बच्चों हमारा क्या होता है, यही हमारा होता है अपवर्तन का नियम नंबर 2। इस नियम को हम स्नेल का नियम कहते हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है, हो सकता है इस साल भी आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए, ठीक है ना। ये पूछा जा सकता है स्नेल का नियम, और हो सकता है इस साल पूछ भी ले कि क्या होता है हमारा अपवर्तन का दूसरा नियम या फिर स्नेल का नियम किसे कहते हैं। तो एक बार सुनेंगे, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम यन से प्रदर्शित करते हैं। इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। आपतन कोण तो अपवर्तन कोण के बराबर होता है, ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, ठीक है ना। तो यही बच्चों हमारा होता है प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तन के नियम, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को नोट्स बनाना है, मान लीजिए अगर आपको लिखना है, आप बच्चों टाइम है तो आप लिख सकते हैं, यहाँ सारी चीज़ें नोट्स में लिखा हुआ है, और नहीं तो हम फिर आपको आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट या फिर लिखना है तो वीडियो को रोक के आप लिख सकते हैं, और नहीं लिखना है पीडीएफ हम भेज दिए हैं, नहीं मिली है तो आप ग्रुप में बोल दीजिएगा, हम पीडीएफ आपको भेज देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ये तो हम लोगों का हो गया, यहाँ से कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीज़ पूछा जाता है कभी कभी क्रांतिक कोण, तो क्रांतिक कोण की परिभाषा आप देख सकते हैं। सघन माध्यम में बना हुआ है आपतन कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में संगत अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। समझने के लिए कोई महत्व नहीं है। सघन माध्यम में आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। ये कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। सीधे अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक लेंस पे। यहाँ से एक फार्मूला, हाँ एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, n बराबर C/B। यहाँ से एक फार्मूला आता है n बराबर C/B। इस चैप्टर से एक फार्मूला आता है जहाँ C क्या है, प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, और V क्या है, V है अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल। V क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। यह C क्या है, प्रकाश की चाल, C क्या है, प्रकाश की चाल, V क्या है, माध्यम में प्रकाश, निर्वात में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात मतलब जो आपका हवा, एयर होता है, उसका वैल्यू फिक्स होता है बच्चों 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, ये होता है माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। और यह मतलब आपका अपवर्तनांक होता है। तो ये दोनों दिया रहता है, ये आपसे पूछ लेता है, तो आप यहाँ लगा देंगे। V का मान दिया रहेगा, तो n बराबर C का मान लिजिए 3 × 10⁸ है तो फिक्स ही रहेगा। V का मान लीजिए दे देता है 1.5 दे देता है, सही है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 30, और नीचे कितना 15 × 10⁸, 15 दूना 30, तो कितना हो जाएगा 2 × 10⁸। ये आपका हो जाता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ये बच्चों आपसे पूछा जाता है, कभी कभी न्यूमेरिकल छोटा सा इस चैप्टर में आ जाता है, बाकी न्यूमेरिकल यहाँ से आने का चांस नहीं है, क्योंकि अब पेपर में ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं है, तो क्या चीज़ें पूछा जाएगा, कितना कुछ पूछेगा यार, ठीक है। तो चलिए हम लोग सीधे आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर, लेंस में। लेंस में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जो आपको बता दिए। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लेंस क्या होता है, लेंस के प्रकार, उसमें हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। चलिए देखिए, नोट्स मेरे पास रखी हुई है, आप जो जो महत्वपूर्ण है आप चीज़ें देखते चलेंगे। सिंपल सी चीज़ें हैं। लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोली पृष्ठों अथवा एक गोली तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। उत्तल पता है बीच में मोटा, ये किनारों पर पतला होता है। अवतल क्या होता है, बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है। सिंपल सी बात है। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंसों की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति। आइए हम लोग एक बार इसको समझ लेते हैं, इसको समझते हैं। बहुत बार पूछा गया है लेंसों की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति। कभी कभी क्या होता है, उत्तल न्यूमेरिकल में उत्तल लेंस ना देके बोल देता है अभिसारी लेंस, फिर बोल देता है अपसारी लेंस। बच्चे नहीं कर पाते हैं, बच्चे बेचारे कंफ्यूज जाते हैं कि सर आप तो पढ़ाए थे उत्तल अवतल, ये अभिसारी और अपसारी की बात कहाँ से कर दिया। तो आइए हम लोग देखते हैं अभिसारी मतलब क्या होता है और अपसारी मतलब क्या होता है। बच्चों अभिसारी मतलब होता है, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश से आप अच्छे समझ जाएंगे, कन्वर्जिंग लेंस, ये होता है। अब हम बात करें अपसारी मतलब क्या होता है। अपसारी मतलब होता है डाइवर्जिंग लेंस, ये होता है। अपसारी मतलब होता है कन्वर्जिंग लेंस, अपसारी मतलब होता है डाइवर्जिंग। अभिसारी हम बोलते हैं उत्तल को, इसे बोलते हैं उत्तल लेंस को, इसको बोलते हैं हम अवतल लेंस को, ठीक है। उत्तल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, और अवतल को क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस, ये होता है। बस सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं
अब देखिए क्या होता है सर, कन्वर्जिंग क्या होता है, डाइवर्जिंग क्या होता है, उत्तल क्या होता है, अवतल, इसका हमें काम उपयोग बताओ, मतलब इसकी बताइए कि उपयोगिता क्या है, इसके यूजेस क्या है, समझिए। जैसे बच्चों कोई प्रकाश की किरण है, अब हम लोग अपवर्तन पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब इस पार से उस पार जाएगा। अभी हम लोग परिभाषाएं भी देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका प्रकाशिक केंद्र, यहाँ के ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र होता है, जैसे वहाँ पे वक्रता ये बीच में होता था, यहाँ हमारा प्रकाशिक केंद्र है। मान लीजिए ये किरण यहाँ तक आ रही हैं, ये भी किरण जा रही है, ये भी किरण जा रही है। इसके बाद ये बोलेगा आगे कहाँ जा रहे हो भाई, आगे तुम कहाँ जा रहे हो। अब यहाँ दे इनको कन्फ्यूजन हो गई, यहाँ रुक जाएंगी, क्योंकि अब ये इस लेंस के आधार पर जाएंगी, ये इनको सोचना पड़ेगा कौन सा लेंस है, उत्तल है अवतल है। जब ये बोलेगा अरे तुम कहाँ जा रहे हो, हम तो अभिसारी लेंस है, हम तो कन्वर्जिंग लेंस है, बोलेगा कोई बात नहीं, हम आ गए हैं, अब तुम ऐसा करो, तुम्हें इधर नहीं जाना है, हमारे अनुसार चलोगे, अब तुम्हें कहाँ पे जाना है, अब तुम्हें एक जगह मिलना है, एक जगह मिलना है, ये जगह मिलना है, ये जगह मिलना है। अब बच्चों ये यहाँ पहुँच जाएगा, देख रहे हैं ना। अब ऐसे गया और इसके बाद ये सभी को क्या कर दिया बच्चों, कन्वर्ज कर दिया, मतलब ये सभी को अभिसारी, अभिसारी मतलब क्या होता है, फैली हुई किरणों को एक जगह एकत्रित कर दे, उसे हम बोलते हैं अभिसारी, मतलब कन्वर्ज करना, वो उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस में ये गुण होता है, ये हो गया। लेकिन बात करेंगे कि सर जी बताइएगा तब अवतल में कैसे होता है, उसकी क्या दिक्कत है, वो क्या करता है। तो बच्चों ये भी ऐसे सेम आता है, ये भी सेम आएगा, लेकिन अब यहाँ जाने के बाद बोलेगा ऐसे तुम फैल जाओ, ये बोलेगा इधर जाओ, बोलेगा सीधे जाओ, फिर बोलेगा ऐसे चले जाओ, मतलब ये एक दूसरे को डाइवर्ज कर दे रहा है, अपसारी मतलब ये फैला दे रहा है। यहाँ से तो सेम किरणें आएंगी, लेकिन यहाँ जाने के बाद, यहाँ प्रकाशिक केंद्र के बाद इनमें परावर्तन मतलब अपवर्तन हो जाएगा, क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये आर पार जा रही है और यहाँ ये डाइवर्ज कर देगा। ये अवतल लेंस का गुण होता है, ये प्रॉपर्टीज होती हैं कि जब कोई प्रकाश किरण इससे टकराती है तो उनको ये डाइवर्ज कर देता मतलब अपवर्तित कर देता, मतलब अपसारी कर देता है, और ये एक दूसरे कन्वर्ज कर देता है। ये बच्चों जब भी कभी अभिसारी पूछा जाएगा, अगर उत्तल नहीं अभिसारी देगा तो आपको वहां उत्तल ही समझना है, जब कभी अपसारी बोलेगा तो बच्चों वहां पे अवतल समझना है। बस यही चीज हमें समझाना था, बाकी चीजें सेम है। लिखा हुआ है इस प्रकार उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, इस कारण इस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। लिखा हुआ है अवतल लेंस पर गिरने वाली किरणें लेंस के दोनों पृष्ठों से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के बाहर की ओर फैल जाती हैं। इस प्रकार अवतल लेंस प्रकाश किरणों को अधिक फैला देता है, इस कारण इस लेंस को अपसारित अथवा डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। ये कुछ परिभाषाएं, लेंसों के प्रकाशिक केंद्र से संबंधित कुछ परिभाषाएं, समझ में आ रहा है अच्छे से ना। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं कुछ परिभाषाएं। बच्चे अभी बोले थे, मैसेज किए थे सर किरण आरेख कंसेप्ट नहीं क्लियर है, उसको थोड़ा सा उत्तल लेंस में समझा दीजिए। बिल्कुल, एक बच्चों किरण आरेख आएगा, या फिर लेंस से आए या फिर दर्पण से आए, एक आना फिक्स है, कोई ना कोई आएगा। हम लोग बात करते हैं परिभाषाएं, लेंस गोली दर्पण लेंस से संबंधित परिभाषाएं। पहला परिभाषा हमारा होता है प्रकाशिक केंद्र। पहला परिभाषा है प्रकाशिक केंद्र। चलिए दिखाते हैं। ये जैसे आपका हो गया उत्तल लेंस, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। ये देखिएगा ये आपका, अब मान लीजिए ये रेखा जो आ रही है तो क्या होगा, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित, ये कौन सी रेखा है, मुख्य अक्ष है। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण, फिर से लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता। मतलब ये जो बिंदु होगा ना, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, उस बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसे हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे, सी से प्रदर्शित करते हैं। अवतल में भी सेम यही चीज हो जाएगा। अवतल में फिगर ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा मुख्य अक्ष, और ये ऐसे बन जाएगा, बस सेम चीजें हैं। ठीक है, ये हो गया। अब फोकस तो वही होता है, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती, जैसे आपका उसमें था प्रकाश वाले में, ऐसे सेम परावर्तन में, ऐसे यहाँ अपवर्तन में भी है। फोकस दूरी भी लेंस से प्रकाशिक केंद्र से, जो भी चीजें हम यहाँ से लेते हैं प्रकाशिक केंद्र से, वहां ध्रुव से लेते थे, यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से लेंगे, और इसके फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। बस ये प्रकाशिक केंद्र इंपॉर्टेंट था, बाकी और यहाँ से कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग बच्चों बात करते हैं प्रतिबिंब खींचने के नियम।
अब हम लोग बात करते हैं प्रतिबिंब खींचने के नियम। सारे नियम देखे हम लोग देख लेते हैं, सेम वही सारा चीज़ है जो जो हम लोग वहाँ पढ़े थे, सारी चीज़ें यहाँ भी है। तो जब देखिए इसमें 3 कंडीशन यहाँ भी होती है, 3 कंडीशन यहाँ भी है, ये देखिएगा। जब हमारा उत्तल लेंस प्रतिबिंब का बनना, जब वस्तु अनंत पर होगी, देखिए तो जब वस्तु अनंत पे होगी, अनंत पे रखी होगी, तो अब क्या होगा, ये 2 किरण से यहाँ भी बनेगा, तो जो फोकस से जाएगी वहाँ भी ऐसा होता था, जो भी फोकस से जाएगी वो यहाँ अपवर्तन के, बस यहाँ अपवर्तन बोलेंगे, बाकी चीज़ें सब सेम है। अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरी किरण प्रकाशी केंद्र से होकर जाएगी, अपवर्तन के पश्चात पुनः वापस लौट जाएगी, तो यहाँ भी कहाँ पे बनेगा, फोकस पे ही बनेगा। देख रहे हैं ना। तो जब अनंत पे रखा होगा प्रतिबिंब, तो हमारा कहाँ, जब वस्तु अनंत पे होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित ओ डैश चलने वाली किरण, ये देखिए यहाँ चलने वाली किरण प्रथम फोकस एफ से होकर जाती है और मुख्य अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। दूसरी किरण प्रकाशी केंद्र सी से जाती है, अपवर्तन के पश्चात पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, जिसका प्रतिबिंब आई डैश कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। द्वितीय फोकस पे वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। ठीक है ना। अब देखिए लेंस में क्या होता है, लेंस का फिगर आपको दिखा देते हैं। सारी चीजें दोनों तरफ होती हैं। जैसे मान लीजिए आपका हो गया उत्तल लेंस, अब यहाँ मान लीजिए हो गया आपका प्रकाशी केंद्र सी। बच्चों इधर फोकस F1, इधर होगा द्वितीय फोकस, इधर भी होगा प्रथम फोकस, यहाँ भी होगा द्वितीय फोकस। सेम चीज़ें यहाँ पे होता है दोनों तरफ, क्योंकि लेंस है आर पार हमको दिखता रहता है ना, जो आपके अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे मानव नेत्र वाले में, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है। अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग वही चीज़ पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण है, पूरा नहीं पढ़ेंगे। इतना पूरा पढ़ाना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये शुरुआत बेस होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। चलिए तो अब देखिए दूसरा हमारा है, जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत तथा 2f के बीच में रखी होगी। तो अब अनंत तथा यहाँ अनंत हो जाएगा, यहाँ 2f होगा। तो सेम वही चीज़ है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस से निकल जाएगी, दूसरी किरण वक्रता के जाएगी। अब इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये क्या होगा, आगे बनता चला जाएगा। अब देखिए f और 2f के बीच में बन रहा है, ये हो जाएगा। ठीक है। सेम वही चीज़ आप लिख देंगे, सारी चीज़ें सेम है। अब जब वस्तु 2f पर रखी हो, जब वस्तु 2f मतलब जैसे वहां वक्रता केंद्र पर रखी रहती थी, यहाँ ऐसे 2f पर रखी होगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस से निकल जाएगी हमेशा, दूसरी प्रकाशी केंद्र से होकर जाएगी, अपवर्तन के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगी, जिसका प्रतिबिंब 2f पर ही बनेगा। वहां भी 2f पर बनता था, यहाँ भी 2f, वहां f पे बनता था मतलब वक्रता केंद्र पे, और यहाँ 2f पे, यहाँ जो c होता था वही यहाँ 2f काम करता है। सेम है। ठीक है ना। ये है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनेगा। ऐसे ही दूसरा f तथा 2f के बीच में रखा होगा, तो इसका यहाँ बन जाएगा। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से निकल जाएगी इसका। अब ये 2f तथा इनफाइनाइट के बीच में बनेगा। सही है ना। अगला हम लोग देखते हैं लास्ट कंडीशन, अभी नहीं 2 कंडीशन है। जब वस्तु फोकस पे रखी होगी, तो जब वस्तु फोकस पे बच्चों रखी होगी तो क्या होगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा फोकस से, दूसरा वक्रता केंद्र से जाएगा, तो हमेशा सब यहीं से जा रहा है, सेम फिगर है। अब ये अपने आप सब बनेगा। अब ये कहाँ बनेगा, ये शायद हमारा इनफाइनाइट पे बनेगा। कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे, वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है। जब वस्तु फोकस तथा, ये महत्वपूर्ण है इसका भी छठवां, क्योंकि ये अलग हो जाता है, फोकस तथा लेंस के बीच में होता है। देखिए एक चीज आपको और बता देते हैं, एक चीज बताते हैं, जो बच्चों काम अवतल दर्पण होता था, अवतल दर्पण की सारी कंडीशन उत्तल लेंस है। क्या है, सेम अपोजिट है। ये अगर पॉइंट आप ध्यान रखते हैं, आपको कोई डाउट 1% का नहीं होगा। सारी चीजें समझिएगा, जो काम अवतल दर्पण होता था, जो चीज कंडीशन सारी अवतल दर्पण की थी वही उत्तल लेंस की होती है, और जो चीजें वहां पे उत्तल दर्पण की थी, समझिएगा उत्तल दर्पण का, वही यहाँ क्या है, अवतल लेंस की है, अवतल लेंस की है। बस और कुछ भी अंतर नहीं है, बस यही एक ठो अंतर है बस, और सब कुछ सेम है। अवतल दर्पण बराबर उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण बराबर अवतल लेंस। वहाँ अवतल दर्पण 6 कंडीशन, यहाँ उत्तल लेंस की 6 कंडीशन, वहाँ उत्तल दर्पण 2 कंडीशन, यहाँ उत्तल लेंस 2 कंडीशन, जो भी चीज़ें थी सब सारी चीज़ें। ठीक है ना। तो ये देखिएगा अब हम लोगों का छठवां, जब वस्तु फोकस तथा लेंस के बीच में हो, फोकस और लेंस के बीच में रखा हो, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण फोकस से, दूसरी किरण निकल जाएगी ऐसे, ये कहाँ मिलेगी, ये इसी तरफ मिलेगी। डाट डाट हम दोनों को बढ़ा देंगे, ये जहाँ मिलेगी प्रतिबिंब लेंस की ही ओर आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है ना। अवतल लेंस की कंडीशन ये हो जाती है यहाँ पे, देखिएगा अवतल लेंस का कंडीशन क्या बनता है, सब कुछ इधर ही, इधर वस्तु रखी है, इधर आपका प्रतिबिंब भी बनेगा, इधर आपका प्रतिबिंब भी होगा, वस्तु भी होगा, फोकस भी होगा, इसीलिए अवतल में सब क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक हो जाते हैं। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं ना। ये बच्चों ऐसे होता है।
इस प्रकार से हमारा किरण आरेख क्या हो जाता है, खत्म। किरण आरेख कुछ नहीं, अगर आपको नोट करना है तो ये किरण आरेख एक लाइन में पूरा एक जगह लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं। वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, वस्तु अनंत पर है तो लेंस के दूसरी ओर, सारा चीज़ देखिए हम इतने में लिख दिए हैं, आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका शार्ट में लिख दिया गया है। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी सेम चीजें हैं। प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। समझ दूरियां लेंस की वहां ध्रुव से था, यहाँ क्या है, प्रकाशीय केंद्र से मुख्य के साथ साथ नापी जाती हैं। वे दूरियां जो आपतित किरण की दिशा में नापी जाती हैं धनात्मक, बिल्कुल सेम चीज है जो हम लोग वहां पर बस एक बार आप पढ़ लीजिए ना, बस वो प्रकाश में सेम, यहाँ सेम सारी चीजें हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है बस। जो आपतित किरण विपरीत दिशा में नापी जाती हैं ऋणात्मक चीजें हैं, वो सब सेम ही है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं चिन्ह परिपाटी की, जो हम लोग न्यूमेरिकल में काम करेगा। यहाँ से देख लीजिए ये चीज, अब आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा चिन्ह परिपाटी, ये महत्वपूर्ण है। अगर इसको आप देख लेते हैं तो अब न्यूमेरिकल में आपको समस्या नहीं होगी, फिर हम लोग न्यूमेरिकल को करेंगे, यहाँ से उत्तल लेंस के न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा चिन्ह परिपाटी की अगर हम बात करें तो ये देखिएगा हम लोगों का, एक मिनट देखिएगा, ये हम फिगर बना देते हैं, ये ऐसे, ये आपका हो जाता है F1, ये हो जाता है 2F1, इधर हो जाता है F2, इधर हो जाता है 2F2। मान लीजिए आपकी वस्तु यहाँ रखी है O डैश, और इसका प्रतिबिंब बच्चों मान लीजिए यहाँ बन रहा है I और I डैश, सही है, O डैश I डैश। अब देखिएगा जो आपतित किरण की दिशा में, इधर आपतित किरण की दिशा, इधर आपतित किरण की विपरीत दिशा, इधर आपतित किरण की दिशा में ले रहे हैं तो क्या होगा, धनात्मक, इधर जो लेंगे उसे क्या लेंगे, ऋणात्मक। समझ पा रहे हैं, ऊपर जो हम लेते हैं उसे क्या लेते हैं, धनात्मक, और जो नीचे लेंगे उसे क्या लेंगे, ऋणात्मक। बस इतना ही चिन्ह है। अब कौन कहाँ होगा, आज देखते हैं बच्चों, सेम सारी चीजें हैं। यहाँ पे हमारा क्षमता नहीं है, क्षमता कट चुका है, आवर्धन भी कट चुका है। यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे अगर आएगा तो न्यूमेरिकल आएगा, इसमें आपका आवर्धन और क्षमता खत्म हो चुका है। किसमें, आपके ये लेंस वाले में नहीं है। ठीक है ना, तो अब देखिए हम लोग बात करते हैं, एक तरफ अवतल नहीं, यहाँ उत्तल, क्योंकि उत्तल की कंडीशन वही है जो हमारा अवतल दर्पण में था। उत्तल लेंस, यहाँ हम बात करते हैं अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ये है। उत्तल लेंस की अगर हम बात करें, U सेम वही चीज़ है, दर्पण लेंस से, वहाँ दर्पण से वस्तु की दूरी, यहाँ था लेंस से वस्तु की दूरी हो जाएगा। F आपका लेंस से फोकस की दूरी, और V बच्चों लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, सेम यही चीज़ यहाँ भी है, U F V। अब देखिए U का मान ऋणात्मक हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, F का मान धनात्मक हो जाएगा, और V का मान बच्चों दो कंडीशन होगा, यहाँ प्लस रहेगा तो वास्तविक, देखिए उल्टा है सारी चीज़ें, प्लस रहेगा तो वास्तविक, और यहाँ माइनस रहेगा तो आभासी। और वहाँ क्या होता था, वहाँ जब माइनस होता था तो वास्तविक और प्लस होता था आभासी, ये यहाँ उल्टा हो जाता है। बस ये आपका लेंस का है। अवतल में बच्चों सारा चीज़ क्या हो जाता है, ऋणात्मक, आंख बंद करके होता है ऋणात्मक। तो इसमें बहुत कम देता है आभासी, बस इसमें ध्यान रखना है कि उत्तल लेंस में V का मान ऋणात्मक और दोनों धनात्मक, यही तो सेम वहाँ भी होता था। बात समझ रहे हैं ना, अवतल में तीनों ऋणात्मक, वहाँ भी यहाँ भी तीनों ऋणात्मक, अवतल में वहाँ U का मान ऋणात्मक और दोनों धनात्मक सेम है। तो चिन्ह में सेम याद रखना है, चिन्ह में कोई अंतर नहीं है। दर्पण में क्या होता था, अवतल में तीनों ऋणात्मक, उत्तल में U का मान, सेम यही चीज़ है, अवतल में यहाँ तीनों ऋणात्मक, उत्तल में U का मान, कंफ्यूजन न होइएगा, सेम चीज़ें हैं। साइन में कोई अंतर नहीं है, साइन में सब कुछ सेम है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग इतना समझ चुके हैं सारी चीज़ें। लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, ध्यान रखिएगा। वहाँ क्या होता था दर्पण में प्लस, यहाँ क्या होता है माइनस। लेंस का सूत्र F क्या है, लेंस से फोकस की दूरी, V क्या है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, U क्या है लेंस से वस्तु की दूरी। सही है, आवर्धन कट चुका है तो आवर्धन हम लोगों को नहीं पढ़ना है, क्षमता हमारा कट चुका है, क्षमता हमको नहीं पढ़ना है। अगर अब हम लोग मानो ह्यूमन वाले पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, बाकी ये अगर लिखना चाहें तो आप ये पूरा 60 में महत्वपूर्ण बिंदु हम लिखे हुए आप लिख सकते हैं। लेंस, उत्तल लेंस, जल्दी से आप इसको फोटो भी ले सकते हैं, और चाहे तो आप इसको रोक के वीडियो आराम से लिख सकते हैं। प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, फोकस दूरी, ये जो भी चीज़ें, लेंस का सूत्र, लेंस द्वारा रेखीय आवर्धन, सारा चीज़ें इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोगों का इस तरह से क्या हो जाता है बच्चों, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आइए हम लोग इस पर 1-2 न्यूमेरिकल कर लेते हैं। किसको इतना ही रखते हैं हम लोग, न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, जैसा आप कहिए। ठीक है, चलिए इसमें इतना थ्योरी ही रखते हैं, न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये हम लोगों का पूरा क्या हो गया, प्रकाश खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों अगला चैप्टर, मानव नेत्र।
मानव नेत्र के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, वहाँ से महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें दृष्टि दोष बहुत महत्व। मानव नेत्र जरूर आएगा, उसमें से 1-2 परिभाषा, या तो पीत बिंदु आ जाएगा, रेटिना, कॉर्निया, या फिर कुछ मतलब कोई ना कोई उसमें से एक डिफिनीशन आना फिक्स है, ठीक है ना। मानव नेत्र वाले चैप्टर से कोई ना कोई आएगा, चाहे दृष्टिपटल आए, कोराइड आए, रेटिना, कॉर्निया, आइरिस, पीत बिंदु, अंध बिंदु, कोई ना कोई बच्चों पिछले साल पीत बिंदु और अंध बिंदु आया था, तो कोई ना कोई यहाँ से एक परिभाषा आएगा मानव नेत्र वाले चैप्टर से। इसके बाद 100% है हमारा समंजन क्षमता, ये सब नहीं आएगा। दृष्टि दोष में से आएगा, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष, वर्णांधता, इन दोनों में से पूछा जाएगा। या दूर दृष्टि दोष 4 नंबर में, या दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके निवारण तथा कारण बताइए चित्र सहित, या फिर बोलेगा निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, कारण तथा निवारण बताइए। इन दोनों में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग पढ़ लेंगे और इसको पढ़ने के बाद, इसके न्यूमेरिकल करने के बाद सीधे हम लोग आ जाएंगे अपने चैप्टर में, ठीक है। अपने चैप्टर में हम लोग आ जाएंगे सीधे विद्युत में। विद्युत बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। विद्युत हम लोग अच्छे से पढ़ने के बाद सीधे न्यूमेरिकल में आ जाएंगे, और न्यूमेरिकल करने के बाद फिर हम लोगों को पूरा ये फिर हम लोग वो जो विस्तृत उत्तरीय है मोटर वाला चैप्टर, उसमें हम उसको हम आपको भेज देंगे PDF, उसको समझा भी देंगे, फिगर उसके 2-3 बार बना लीजिएगा, ठीक है। फिर फिजिक्स खत्म, पूरा एक फिर वीडियो लेकर आएंगे जो पूरा कंप्लीट न्यूमेरिकल होगा फिजिक्स का, 1-1.5 घंटे का न्यूमेरिकल होगा। सारे टाइप जितने अंसाल में होंगे, जितने आए हुए हैं, जो हमको महत्वपूर्ण लगेगा, सब कुछ करा देंगे। फिजिक्स खत्म, कल हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री जबरदस्त, ठीक है। कल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर हम लोग बायो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, दो वीडियो में बायो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बायो चीज़ें पता है, सब फैक्ट है, क्या क्या आने वाला है, उसमें कोई समझाने की बात नहीं है, ठीक है। उसमें आपको पढ़ना ही है, आप उसको अच्छे से, हम नोट्स सब भेज दिए हैं सारे चैप्टर के, आप उसको बार बार पढ़िए, बार बार लिखिए, बार बार फिगर बनाइए, प्रैक्टिस करिए। बायो हम भी पढ़ाएंगे तब भी ऐसे, आप भी पढ़ेंगे तब भी ऐसे, उसमें कोई न्यूमेरिकल और कोई ट्रिक तो है नहीं, हम बता देंगे, ठीक है। उसमें आपको भी प्रैक्टिस करना है, हमको भी पढ़ाना है, सेम चीज़ है। बस फिजिक्स और केमिस्ट्री जो चीज़ें महत्वपूर्ण है पढ़ा। कल हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। सबसे पहला वीडियो आएगा समीकरण को संतुलित करना, दूसरा आएगा IUPAC नाम हमारा कैसे लिखा जाता है, ठीक है। और बाकी जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हम उसको सब करा देंगे। तो आप टेंशन मत लीजिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, जो पढ़ाते जा रहे हैं उसको आप बार बार पढ़ते जाइए बाद में, ताकि ये ना कहिए सर आप तो पढ़ा दिए थे लेकिन हम लोग अच्छे से पढ़ नहीं पाए थे। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों, आप एकदम मन लगाकर पढ़ाई करिए, ठीक है। तो चलिए फिर इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को लाइक करिए, और वीडियो को सबसे पहले लाइक करिए, इसके बाद अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिए, और सब्सक्राइब बच्चों हम लोगों का टारगेट है, आप लोग कोशिश करिए कि आज और कल तक में देखिए 100% 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा देना है यार। आप 100 ही तो बाकी है, मात्र 100 बाकी है। 100 तो कुछ नहीं होता, 100 तो कुछ नहीं है आपके लिए, ठीक है। आप अगर एक कराए तो सोचिए इतने लोग हैं 900, अगर सोचिए तो एक कराइए तो 1800 हो जाएंगे, लेकिन 100 बाकी है, करा दीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, न्यूमेरिकल के साथ। इसके बाद फिर हम लोग अगला चैप्टर, ठीक है। चलिए फिर हम लोग, थैंक यू बच्चों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक